हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं सुम्मी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ जो ना सिर्फ जेपीएससी मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, बल्कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेएसएससी सीजीएल के द्वारा एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आने वाले झारखंड के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें झारखंड के कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं ये टॉपिक महत्वपूर्ण होगा, अर्थात यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में वज्रपात की समस्या। मैं बताना चाहूँगी आपको कि झारखंड में वज्रपात एक गंभीर समस्या है, खासकर मानसून के मौसम में। पिछले कुछ वर्षों में वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। देश में वज्रपात से जितनी मौतें होती है उसका 7% मौत झारखंड में केवल होता है। राज्य में पिछले 24 वर्षों में करीब 3500 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। वर्तमान में यदि हम देखें कि झारखंड के कौन से जिले वज्रपात से सर्वाधिक प्रभावित है, तो उसमें बोकारो, रामगढ़ और गोड्डा को छोड़कर कुल 21 जिले ऐसे हैं जो वज्रपात को लेकर संवेदनशील जिले हैं। वज्रपात के निर्माण होता कैसे है, अर्थात वज्रपात का निर्माण होता कैसे है, इसे समझने के लिए हम 3 स्टेप्स को में इसे डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला स्टेप होगा बादलों के बीच घर्षण, दूसरा स्टेप होगा आवेश का संचय और तीसरा स्टेप है आवेश का डिस्चार्ज। इसके पहले स्टेप में बादलों के बीच घर्षण कैसे होता है? जब बादलों के अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल और पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच घर्षण दैट इज़ फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। इस घर्षण से स्थैतिक विद्युत आवेश दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस का निर्माण होता है। इसके दूसरे स्टेप में आवेश का संचय होता है, अर्थात बादलों के अंदर जब स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस का निर्माण हो गया तो बादलों के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्जेस होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ये अलग अलग हो जाते हैं। बादल के निचले हिस्से में ऋणात्मक और उसके ऊपरी हिस्से में धनात्मक दैट इज़ पॉजिटिव चार्जेस का अधिग्रहण हो जाता है। तीसरे स्टेप में है आवेश का डिस्चार्ज होता है। आवेश का डिस्चार्ज में क्या होता है कि जब बादलों और पृथ्वी के बीच विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्जेस का अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो वह एक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के रूप में बाहर निकलता है और इसे ही वज्रपात कहते हैं। यदि मैं आपको इसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे बादल हैं और यहाँ ये रहा हमारा पृथ्वी। तो बादल में ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, बर्फ़ के क्रिस्टल हैं और पानी की बूंदें भी हैं। ये जब टकराती हैं आपस में तो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है और इस घर्षण की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस उत्पन्न होंगे और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव दैट इज़ धनात्मक और नेगेटिव दैट इज़ ऋणात्मक होंगे। दूसरे स्टेप में आवेश का जब संचय होता है उसमें ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो नीचे बादल के नीचे की ओर और पॉजिटिव चार्जेस जो है बादलों के ऊपर की ओर जो है अपने स्थान को अधिग्रहित कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि आवेश का डिस्चार्ज होता है। आवेश का डिस्चार्ज कब होता है? जब बादलों और पृथ्वी के बीच ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का अंतर जो बहुत अधिक हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक धारा के रूप में निकलते हैं और यही इलेक्ट्रिक धारा जो होती है वज्रपात कहलाती है। आशा है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब समझते हैं कि वज्रपात के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अर्थात भौगोलिक कारण है इसके, जलवायु परिवर्तन एक कारण है, प्रदूषण और मिनरल्स और मानसून। ये जैसी इस प्रकार की घटनाओं से, इन 4 प्रकार की घटनाओं की वजह से वज्रपात जैसी आपदा और समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। पहला देखेंगे हम भौगोलिक स्थिति। झारखंड में भौगोलिक स्थिति जिसमें पठारी क्षेत्र और घने जंगल शामिल है वज्रपात के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करते हैं। अर्थात जैसे कि हम सबको जानते हैं कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है तो यहाँ जगह जगह पे ऊंचे नीचे पठार हैं, घने जंगल हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भौगोलिक स्थिति है झारखंड की वो वज्रपात को उत्पन्न करने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में वृद्धि हो रही है जिससे गरज के साथ बारिश और वज्रपात की घटनाएं बढ़ रही हैं। तीसरा है
प्रदूषण और मिनरल्स। प्रदूषण और मिनरल्स झारखंड में वज्रपात के कारणों में से मुख्य हैं। प्रदूषण और मिनरल झारखंड में वज्रपात के सबसे बड़े कारणों में से एक है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि झारखंड में मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। इसमें ऐसे धातु होते हैं जो बिजली को खींचने का कार्य करते हैं। बिजली के लिए ये कंडक्टर का काम करते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर का काम करती है, उसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही जाती है। दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण वायु में कई प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं बिजली खींचने का काम करते हैं। 80 से 85% आबादी जो वज्रपात से प्रभावित होती है, सर्वाधिक ये लोग जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि लोग जो किसान होते हैं वो खुले एरिया में, अर्थात खेत वगैरह में काम करने जाते हैं, और वहाँ पे जब वज्रपात जैसी समस्या घटित होती है तो वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए ऐसा सरकारी आंकड़े के द्वारा एक ऐसा माना गया है कि 80 से 85% आबादी जो वज्रपात से प्रभावित होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में के ही रहने वाली होती है। इसके चौथा कारण है मानसून। मानसून के मौसम में गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सभी कुछ कारण थे जो वज्रपात जैसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अब वज्रपात की ये जो समस्या है, इसकी गंभीरता किस हद तक है? इसमें है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूरे भारत में जितनी वज्रपात से मृत्यु होती है उसका 7% अकेले मृत्यु झारखंड में होता है ड्यू टू वज्रपात। पशुधन की हानि होती है, आधारभूत संरचनाओं को नुकसान होता है, साथ ही फसलों की भी क्षति होती है। पहला है मृत्यु दर। मृत्यु दर को यदि हम समझें कि इसका मृत्यु दर क्या है यहाँ पे, मतलब किस प्रकार से मृत्यु यहाँ पे हो रही है झारखंड में वज्रपात से, तो वज्रपात झारखंड में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। पिछले 24 वर्षों में लगभग 3500 लोगों की जान वज्रपात के कारण से गई है। 2020 के बाद इसमें तेजी आई है। हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को हजारीबाग जिले में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है, जैसा कि आप सभी ने पेपर में पढ़ा ही होगा। पशुधन की हानि। वज्रपात से किसानों के पशुधन की भी भारी क्षति पहुंचती है। उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये पशु, जो कहीं ना कहीं उनके खेत को में हर वगैरह जोतने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पशु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसानों के लिए। तो पशुधन की क्षति होगी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी क्षति है वज्रपात की वजह से। आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि वज्रपात गिरने से, बिजली गिरने से बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है। फसलों की क्षति होती है। बिजली गिरने से, वज्रपात होने से खेतों में काम कर रहे किसानों पर बिजली गिरने से उनकी मौत तो होती ही होती है, साथ ही उनकी जो खड़ी फसल जो उनके द्वारा लगाई जाती है उसका भी भारी नुकसान होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वज्रपात की ये जो समस्या है, ये जो डिज़ास्टर है, कहीं ना कहीं किसान को, उनकी फसलों को, उनके पशुधन को, आधारभूत संरचनाओं को कितने व्यापक तरीके से प्रभावित करती है। अब वज्रपात से बचाव के उपाय क्या क्या हैं उसे हम समझते हैं, जिसमें पहला है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान दें और गरज के समय बारिश की जो संभावना होने पर सुरक्षित स्थान पर जाए। मतलब मौसम के संबंधी जो जानकारी दी जाती है उसको फॉलो किया जाए, और अगर गरज के साथ बारिश वगैरह होने वाली है तो हम सुरक्षित स्थान पे स्वयं को रखें। ये बचाव के एक उपाय हो सकते हैं। दूसरा है सुरक्षित आश्रय लें, अर्थात यदि आप बाहर हैं और अचानक से वज्रपात जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और जैसी घटना होने लगती है तो तुरंत किसी पक्के मकान में शरण लें। पेड़, बिजली के खंभे या ऊंची इमारतों पर से दूर रहें। तीसरा है विद्युत उपकरणों से दूर रहें। बिजली गिरने के दौरान क्या होता है कि टीवी, फ्रिज और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उसको बंद कर देना सही होता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। ये सभी कुछ उपाय हैं जो वज्रपात की स्थिति से, वज्रपात की घटना से बचने के लिए किए जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं। खुले स्थानों से बचें। वाहनों में सुरक्षा। यदि आप कार में हैं तो कार को पूरी तरह से पैक कर लेंगे तो भी आप लाइटनिंग जैसे समस्या से स्वयं को बचा सकते हैं। अब
वज्रपात से की घटना से निपटने के लिए झारखंड सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इस पे हम नज़र डालेंगे। झारखंड सरकार वज्रपात जैसी समस्या से बचने के लिए कई प्रकार के कार्य कर रही है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें पहला है जागरूकता अभियान का चलाना। इसमें पहला है वज्रपात सुरक्षा रथ। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए वज्रपात सुरक्षा रथ चलाती है। होर्डिंग और दीवार लेखन, जो रणनीतिक स्थान है अर्थात जहाँ पे वज्रपात जैसी स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है, वहाँ पर होर्डिंग लगाए जाते हैं और गाँवों की दीवारों पर वज्रपात से बचाने के लिए उपाय लिखे जाते हैं। पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं चलाई जाती है। महिलाओं और बच्चों को शामिल करते हुए पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं का आयोजन किया जाता है। नुक्कड़ नाटक, लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी वज्रपात से कैसे बचना है, स्वयं को बचाना है, कैसे उस दरमियान खुद को रखना है, तो इन सभी चीज़ों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है वो बताया जाता है और दिखाया जाता है। मीडिया का उपयोग एक महत्वपूर्ण इसमें उपयोग है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इन सभी के माध्यम से भी जागरूकता संदेश सरकार द्वारा वज्रपात से रिलेटेड प्रसारित किए जाते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास SMS अलर्ट भी आता है, लाइटनिंग होने वाली है, बारिश बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाला है, तो उससे रिलेटेड SMS अलर्ट भी आता है। तो ये मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है, मीडियम है प्रसारित करने के लिए जागरूकता को। स्कूलों में शिक्षा देना, वज्रपात के दौरान क्या करना है, नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा इसमें? मौसम विभाग गरज के साथ बारिश की संभावना होने पर अलर्ट जारी करती है, जो हम लोगों ने अभी देखा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बनता है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों झारखंड के एग्ज़ाम में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि JSSC के द्वारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया हुआ है, तो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण होगा। दामिनी ऐप एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, क्या है ये दामिनी ऐप? तो किसानों तक सीधी जानकारी पहुँचाने के लिए दामिनी नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो वज्रपात जैसी समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा है लाइटनिंग सेंसर। संभावित वज्रपात की भविष्यवाणी करने और अलर्ट जारी करने के लिए 7 स्थानों पर, ये 7 है, 7 स्थानों पर लाइटनिंग सेंसर लगाए गए थे, परंतु ये वर्तमान में ये जो लाइटनिंग सेंसर है वो कार्यशील नहीं है। इसके अलावा क्षमता निर्माण में क्या है? आपदा मित्र योजना, लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके माध्यम से NDRF और SDRF आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि डिज़ास्टर में किस प्रकार से बचाव करें। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये योजनाओं में से एक है। अब वज्रपात से जो घटना होती है जिससे जान माल की क्षति पहुंचता है, उसके लिए सरकार क्या मुआवजा राशि और क्या राहत के प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं उसको समझते हैं। इसके लिए है पहला, वित्तीय सहायता क्या देती है सरकार। हाल ही में जो लोग मरे हैं हजारीबाग में और इसके पहले भी जो वज्रपात से जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनके लिए मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि 4 लाख, ये क्वेश्चन बन सकता है, मुआवजा राशि वज्रपात से मृत्यु होने के पश्चात उनके परिजनों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है? तो 4 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। इसके अलावा क्षति का आकलन करने के लिए, जान माल और फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी जाती है ताकि सरकारी मानदंडों के अनुसार मुआवजा दिया जा सके। अर्थात जहाँ पे वज्रपात, लाइटनिंग जैसी घटना घटित होती है वहाँ पे उससे कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए सरकारी अधिकारी को भेजा जाता है और वो वहाँ पे एक अधिकारियों की एक टीम जाती है और वहाँ पे वो सर्च करते हैं, वहाँ पे जानकारी वहाँ की इकट्ठा करते हैं और उसके अनुसार ही सरकारी मानदंड तैयार किया जाता है। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। सरकारी और निजी इमारतों पर लाइटनिंग अरेस्ट लगाने पर जोर दिया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। औद्योगिक इकाइयों और खनन कंपनियों की सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब सरकार के द्वारा वज्रपात जैसी स्थिति को निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं जो चलाई जा रही है उनको समझ लेते हैं। सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक योजना बना रहा है, जिसमें वज्रपात भी शामिल है, अर्थात वज्रपात को भी इंक्लूड किया गया है। जलवायु परिवर्तन जैसा कि हम जानते हैं ये एक ग्लोबल लेवल पर एक डिजास्टर बनता जा रहा है, तो उसी में वज्रपात को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन योजना, राज्य आपदा प्रबंधन योजना SDMP 2018 और 2019 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजनाओं में एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। तो ये थे कुछ सरकारी प्रयास जो झारखंड सरकार के द्वारा वज्रपात जैसी स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन तथा दीर्घकालीन जो उपाय है वो क्या किए जाएंगे और क्या किए जाते हैं उसके संदर्भ में हम लोगों ने देखा। अंततः ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वज्रपात एक प्राकृतिक आपदा है और इसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। हालांकि झारखंड सरकार जागरूकता, प्रारंभिक चेतावनी और तैयारी के माध्यम से जान माल को नुकसान कम हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।